हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न देखेंगे जो हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है। और आप लोगों को पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी सिलेबस में दिए होते हैं, वो मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न में, तो उसमें आप लोगों को कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो साहित्य से 2-4 प्रश्न ऐसे पूछ ले जाते हैं जो फेमस जो रचनाएँ जिनके होते हैं और उनके उपनाम होते हैं, कुछ साहित्यकार के जो उपनाम होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे हिंदी ग्रामर पर, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे साहित्य से, तो आप लोग इसे घबराइएगा मत, स्किप मत कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी कभी कल एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोई भी एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। चलिए देखिए, इस वीडियो में है कि अनभिज्ञता का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए, अनभिज्ञता का विलोम शब्द होता है अभिज्ञता होता है। क्या होता है? अभिज्ञता होता है। स्थूलकाय का विलोम शब्द होता है कृश होता है। जो लौकिक न हो उसके लिए एक शब्द पूछ लेगा तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अलौकिक हो जाएगा। जो ऊपर से मिलाया गया हो इसके लिए एक प्रश्न इसके लिए एक शब्द होगा प्रक्षिप्त होगा। भाव का संधि होता है भव जोड़ उक होता है। क्या होता है? भव जोड़ उक होता है। नाविक का संधि होता है नौ जोड़ ईक होता है। और नेक्स्ट है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और नेक्स्ट है कि छंद का दूसरा नाम क्या है? देखिए, छंद का दूसरा नाम होता है पिंगल होता है। क्या होता है? पिंगल होता है। क्योंकि ये देखिए, ये ग्रामर नहीं है लेकिन एक हिंदी के इम्पोर्टेंट चीज़ है। छंद, रस, अलंकार ये सब लोग ग्रामर के अंतर्गत ही आते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि ऋषि मुनि का छंद का दूसरा नाम क्या है? तो पिंगल है। पिंगल मतलब जो थे छंद शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं पिंगल, जो क्या थे? एक ऋषि मुनि थे। तो ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और नेक्स्ट है यहाँ पर अगला प्रश्न है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएँ होती है? तो ये जनरल हिंदी हो गया, इसमें 16 मात्राएँ होती है। अर्धसम यानी अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? देखिए, दोहा जो होता है अर्धसम यानी अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कहलाता है। कौन? दोहा। जिसे तैर कर पार किया जा कर पाना कठिन हो, जिसे तैर कर पार कर पाना कठिन हो, इसके लिए शब्द होता है दुस्तर होता है। शिव का तांडव उतना ही मनोहरी है जितना कि लास्य का। क्या हो जाएगा? लास्य हो जाएगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है क्या होता है? तबाह कर देना। ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दुष्कर कार्य होता है। क्या होता है? दुष्कर कार्य होता है। समुद्र की आग, समुद्र की आग का मुहावरे बहुत बार एग्जाम पूछता है बड़वाग्नि होता है। क्या होता है? बड़वाग्नि। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न में हम लोग ज़्यादा मतलब कि साहित्य पर ध्यान नहीं देंगे, हम लोग ग्रामर पर फोकस करेंगे। चलिए अगला है यहाँ पर अदृश्य शत्रु मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अदृश्य शत्रु मुहावरे का अर्थ पूछा है तो यानी मीठी छुरी हो जाएगा। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? देखिए, हिंदी का पाणिनि की अगर बात करें तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है। हाथी का पर्याय क्या होगा? तो कुंजर होगा। सांप का पर्यायवाची क्या होता है? तो भुंजर होता है। क्या होता है? भुंजर होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर एक अतिशय का पर्यायवाची क्या होता है? तो अतिशय क्या होता है? अत्यधिक होता है। वेश्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो वरांगना होता है। क्या होता है? वरांगना होता है। और नेक्स्ट है कि अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो वैकल्पिक होगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बताना है। देखिए, ये भी जनरल हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा, यानी बंग महिला। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो अयोध्या सिंह हरिऔध को कहा जाता है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कहा जाता है। और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट थे। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक ये सिंपल हिंदी में आ जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग मैं मान रहा हूँ कि एनवीएस में ग्रामर पूछेगा ज़्यादा, लेकिन ये सरस्वती पत्रिका का संपादक पूछ सकता है। देखिए, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं श्री नारायण चतुर्वेदी, ये सभी जो थे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और नेक्स्ट है यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ से। चलिए यहाँ से हम लोग इस पेज में देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं हम केवल इसमें। देखिए कि कारक के कितने प्रकार होते हैं? कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। क्रिया के संपन्न करने वाले को क्या कहा जाता है? क्रिया को संपन्न करने वाले को कहा जाता है कर्ता कहा जाता है। क्रिया से प्रभावित होने वाले होता है, क्रिया से प्रभावित होने वाला होता है कौन होता है? यानी कार्य होता है। कार्य जो होता है क्रिया से प्रभावित होता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत आता है मैं, तुम, वह आता है। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत आता है यह, वह, ये सब आते हैं निश्चयवाचक। बंगदूत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे बंगदूत पत्रिका के संपादक थे। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक पूछेगा तो भरतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर होगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि पत्रिका से संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की भाषा या बोली नहीं है। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा। तो 3 ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर आंसर दिख रहा है। अवधी जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा आती है लेकिन अवधी नहीं आती है। कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं आती है? देखिए पूर्वी हिंदी में मालवी नहीं आती है, जबकि बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी काव्य में बारहमासा वर्णन प्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए बारहमासा का सबसे प्रथम प्रयोग किया था बिसलदेव रासो ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ से कि देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि औहट का प्रथम प्रयोग किसने किया था हिंदी में। देखिए विद्यापति इसका आंसर हो जाएगा। जो कृति लता जो इनका जो रचना था इसमें इन्होंने प्रथम बार औहट का पहली बार प्रयोग किया था। किस चीज़ का? तो औहट का। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार किसे माना जाता है? तो विद्यापति को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि माना जाता है असाइद को माना जाता है। तुलसीदास का उपनाम बताना आप लोगों को। कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक, हिंदी का जातीय कवि, ये सब तुलसीदास का उपनाम है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेगा। कवि शिरोमणि किसका उपनाम है? तो तुलसीदास का है। और नेक्स्ट है यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलो अगला प्रश्न है कि केशवदास का उपनाम बताना है। कठिन काव्य का प्रेत इनका उपनाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केशवदास का उपनाम क्या है? तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। इसमें अब हम लोग देखेंगे यहाँ से ग्रामर प्रश्न देखते हैं। चलिए ग्रामर यहाँ से है कि अर्धसम छंद, अर्धसम छंद जो होते हैं 1, 3 एवं 2, 4 चरण में समान मात्राएं होती है उसे अर्धसम छंद कहा जाता है। जो भाव मन में थोड़ा समय के लिए आते हैं उसे संचारी भाव कहा जाता है। आंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है, आंधा युग के लेखक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर कि हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? देखिए 1900 ईस्वी से हिंदी कहानी का विकास मानना उचित है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से है, देखिए इस वीडियो में मैं खुद नोट्स बनाया हुआ हूँ, इसलिए इसमें मैं हिंदी साहित्य का जो प्रश्न होता है इसमें ज़्यादा लिया हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदी साहित्य का तैयारी करता था, तो इसीलिए मैं अपना नोट्स बनाता था, उसी से अपना तैयारी करता हूँ। और मेरा जो है बिहार स्टेट में मेरा रिजल्ट भी है फ्रेंड्स। यही मेरा तरीका है पढ़ने का। कोई भी चीज़ का मैं तैयारी करता हूँ तो उसका खुद नोट्स बनाता हूँ। नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि उसे हम लोग कम समय में उसे हम लोग दोहरा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम बताना। देखिए हिंदी भाषा का विकास क्रम हम लोग देखते हैं यहाँ से। देखिए सबसे पहले संस्कृत का विकास हुआ, उसके बाद पाली आया, तब प्राकृत आया, तब अपभ्रंश आया, तब अवहट आया, उसके बाद हिंदी आया। देखिए हिंदी भाषा का विकास किस रूप में हुआ ऐसे आप लोग ऑप्शन में दे देगा, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है, हिंदी है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए हम लोग ज़्यादा ग्रामर पर ही फोकस करेंगे क्योंकि एनवीएस में ग्रामर ज़्यादा पूछेगा। चलिए जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? उसे अकारांत कहा जाता है। इनमें संयुक्त व्यंजन बताना है। देखिए यहाँ पर ज्ञ है, अणा है, ढ है और ड है। देखिए ज्ञ जो है इसमें संयुक्त व्यंजन है। 6 ध्वनि के उच्चारण स्थान बताना है तो तलव्य हो जाएगा। निम्न में से कौन अयोगवाह है? देखिए विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के पंचमाक्षर अक्षर को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। पक्ष स्वर कौन होते हैं? तो आ को हम लोग पक्ष स्वर कहा जाता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52 है। भाषा के सबसे छोटी इकाई है वर्ण है। वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो वर्गों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जो हिसाब किताब की जांच करता है उसके लिए एक शब्द होता है अंकेक्षक होता है, ठीक है। वर्षा का अभाव अनावृष्टि कहलाता है। जो बिना बुलाए आता है उसे अनाहुत कहा जाता है। जिसका खंडन न हो सके उसे अकाट्य कहा जाता है। जिसकी आशा न की जाए उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द होता है अंडज होता है।
और नेक्स्ट है यहाँ पर कि झाड़ मारना मारना मुहावरे का अर्थ होता है घृणा करना। जंगल में मंगल करना, शून्य स्थान को भी आनंदमय कर देना। इसके लिए मुहावरा होगा कि शून्य स्थान को भी आनंदमय कर देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, एनवीएस के लिए। देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। सुख दुख में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। गुण दोष में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पुरुष समास है। रेखांकित में कौन सा समास है? रेखांकित में कौन सा समास है? रेखांकित तत्पुरुष समास। ठीक है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या होती है 28 होती है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग होता है नीर होता है। उपसर्ग जो होता है शुरू में लगता है और उसके बाद होता है प्रत्यय जो होता है यानी कोई भी शब्द के अंत में लगता है। अनुनाद में प्रयुक्त उपसर्ग होता है अनु होता है। तो सहर्ता में प्रत्यय हो जाएगा हर्ता हो जाएगा। विज्ञान शब्द की प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आप लोगों को, तो वी हो जाएगा विज्ञान में उपसर्ग। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताना, तो यौन संधि हो जाएगा स्वागतम में। संगम का संधि हो जाएगा समधन गम हो जाएगा। सत्याग्रह में संधि हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। उड्डयन में संधि हो जाएगा उत प्लस डयन हो जाएगा। ठीक है। दिगंबर का संधि हो जाएगा दिक प्लस अंबर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछे तो 13। हिंदी में वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से अगर स्वरों की संख्या कहे तो 10 हो जाएगा, लेकिन वही स्वरों की कुल संख्या पूछेगा तो 13 हो जाएगा। 6 वर्ण किसके संयोग से मतलब बनता है? तो क धन, उसके बाद हो जाएगा मूर्धानी स हो जाएगा। क धन मूर्धानी स बराबर 40 संयुक्त 6 होता है। ठीक है। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से उसके बाद कह रहा है कि प्रेम शब्द क्या है? तो भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? तो अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण में क्या होता है? में पर होता है, तो चारपाई पर है तो इसीलिए अधिकरण हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम विशेषण क्या होगा? तो उत्कृष्ट हो जाएगा। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है। चरणदास चूर किसकी नाट्य कृति है? तो हबीब तनवीर की है। चलिए देखते हैं हम लोग अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे हिंदी ग्रामर पर ही। तो यहाँ से हम देखते हैं कहाँ से हिंदी ग्रामर फिर मिलता है। चलिए यहाँ पर है कवित्री का मतलब इसका क्या बोल रहा है? कवित्री का विलोम हो जाएगा कवयित्री हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कृत नहीं, देखिए यहाँ फ्रेंड्स क्या है, कवित्री जो है ये शुद्ध शब्द से रिलेटेड प्रश्न मैं यहाँ पर लिखा हूँ। देखिए कवित्री जो है इसको आप लोग शुद्ध में कैसे लिख सकते हैं? तो शुद्धिकरण से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए कवित्री को लिखा जाएगा शुद्ध रूप से कवयित्री लिखा जाएगा। ठीक है। कृत आप लोग इसे देख लीजिए, कृत हो जाएगा। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लोग रिवाइज कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इस वीडियो में लिया हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं इसे बता नहीं सकता। आप लोग पूरे बुक पढ़ेंगे, ये पूरे बुक का निचोड़ मैं इस वीडियो में लिया हुआ हूँ। इसमें लगभग 33-34 पेज है जो पूरी बुक का निचोड़ है। तो इसे आप लोग ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। 10 नंबर जो एनवीएस में जो प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग एक भी प्रश्न आप लोग से रॉन्ग नहीं होगा अगर आप लोग इस वीडियो को मन से अगर आप लोग देख लीजिएगा तो। ठीक है। और इसे आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। इच्छावाचक जो होता है बिना यानी जिन वाक्य से इच्छा या कामना का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक कहा जाता है। जैसे में भगवान आपको स्वस्थ रखे, ये क्या होगा? इच्छा की बात हो रही है। संदेहवाचक किसे कहा जाएगा? तो जिन वाक्यों में किसी प्रकार के संदेह का भाव प्रकट होगा उसे संदेहवाचक कहा जाएगा। जैसे बच्चे रो रही होगी, बच्चे रो रहे होंगे, तो क्या होगा? यहाँ पर संदेह हो रहा है। ठीक है। कुरुक्षेत्र उर्वशी ये सब किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुछ इम्पोर्टेंट जो रचनाएं जो होती हैं, जो मतलब फेमस जो साहित्यकार जो होते हैं, साहित्यिक रचने वाले जो होते हैं, उनके लिए भी प्रश्न एग्जाम में मतलब कि पूछ ले जाते हैं उनसे संबंधित। तो आप लोग ऐसे भी प्रश्न आप लोग जरूर नोट बना लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रचनाएं होती है जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र उर्वशी, बहुत बार पूछा जाता है। अमृत और विष जो है सजन के रचनाकार कौन है? तो देखिए अमृतलाल नागर है। ठीक है। अमृत और विष के रचना कौन है? रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ से ध्रुव स्वामिनी बहुत बार पूछता है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं।
और है यहाँ पर कि चलिए देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें देखेंगे, क्योंकि आप लोगों में ज़्यादा ग्रामर ही पूछेगा, इसलिए हम लोग ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये सब जो है जो लड़के जो टीजीटी की तैयारी करते होंगे, 6 to 8 टीचर की तैयारी करते होंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए यहाँ पर है कि मातृभूमि, देखिए मातृभूमि जो है मतलब कैसे शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। देखिए मातृ में क्या होता है, देखिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे क्या कर सकता हूँ। तो आप लोग देखिए मातृभूमि कैसे लिखा है, और जो मैं टिक जो मारा हूँ यही प्रश्न जो है सही है, ठीक है। मातृभूमि को ऐसे लिखा जाता है। ब्रिज को कैसे लिखा जाएगा आप लोग देख लीजिए, और मानवर को कैसे लिखा जाएगा आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। नदी का द्वीप क्या है, तो एक उपन्यास है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला एवं गोदान के रचनाकार कौन है, तो प्रेमचंद है, ठीक है। चलिए पंच परमेश्वर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ था, 1916 में, लेकिन इतना डीपली नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फिर ग्रामर देखते हैं हम लोग इस वीडियो में। आप लोगों को मैं लग गया हूँ आप लोगों को तैयारी कराने के लिए, आप लोगों को तैयारी कराकर ही रहूँगा फ्रेंड्स। आप लोग बस मुझ पर विश्वास रखिए। अजन्म में कौन सा समास है, अजन्म में जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। अन्याय में कौन सा समास होता है, तो नैन समास होता है। पंचवटी कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, देखिए पंचवटी में क्या हो जाएगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर रवि। देखिए यहाँ पर है कि मेघ, जलद, वारिद किसका प्रवाची शब्द है, देखिए बादल का होता है। रवि, भानु, भास्कर किसका प्रवाची शब्द होता है, तो सूर्य का होता है। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार किसे माना जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। देखिए घनिष्ठर का उत्तरावस्था पूछ लेगा तो घनिष्ठतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घनिष्ठतर हो जाएगा। बृहत का उत्तमावस्था अगर पूछ लेगा तो बृहत्तम हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं श्याम सुंदर दास जो थे सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर है, हाँ यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सुन में कौन सा अलंकार है, पूछ सकता है, तो श्लेष अलंकार है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द होते हैं। रीतिवाचक के उदाहरण बताना है। देखिए ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, यथासंभव जो आ जाए उसे रीतिवाचक कहा जाएगा। रीतिवाचक से प्रश्न पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में दे देगा कि ये 4 ऑप्शन में बताइए कि रीतिवाचक कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, कैसे रहे, वैसे रहे, कैसे, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, यथासंभव, जो इसमें से आ जाए रीतिवाचक शब्द रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग और अगला प्रश्न। देखिए तृण का तद्भव क्या होगा, तिनका होगा। और दीपक का तद्भव क्या होगा, तो दिया होगा। आंसू का पुल्लिंग क्या होगा, तो आंसू होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन लड़के कन्फ्यूजन खा जाते हैं। आंसू का पुल्लिंग क्या होगा, आंसुओं होगा। दूसरों के दोषों को ढूंढने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो छिद्रान्वेषी होगा। जल में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहा जाता है। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। लेकिन वही कह दे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का पहला उपन्यास पूछे तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, इन उपन्यासों का मानव चरित्र का आख्यान किसने किया था, तो प्रेमचंद ने किए थे। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से। आँखों में यानी आँखें लाल करना मुहावरे होगा, क्रोध की नज़र से देखना। ओठ मलना इसका मुहावरा होगा दंड देना। कलेजा कांपना का मुहावरा होगा डरना। कलेजा ठंडा होना का मुहावरा होगा संतोष होना। कान खोलना सावधान करना। हो सकता है राम का काम बन जाए कैसा वाक्य है, तो संदेहवाचक हो जाएगा, संदेहवाचक वाक्य है। अरे उसने तो कमाल कर दिया कैसा वाक्य है, तो विस्मयवाचक है, यानी जहाँ पर आश्चर्यचकित की भावना आ जाए उसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। रानी घर जा रही है कैसा वाक्य है, तो सरल वाक्य है, ठीक है।
ये क्या है, सरल वाक्य है। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव को क्या कहा जाता है, तो रजत जयंती कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द होगा आस्तिक हो जाएगा। गोद में सोने वाली स्त्री, इसके लिए एक शब्द होगा अंक सायनी हो जाएगा। दूर को सोचने वाले के लिए एक शब्द होगा दूरदर्शी। जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द होगा अगोचर होगा। जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अजेय होगा। जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञ होगा। जो अपनी बात से न टले उसके लिए एक शब्द होगा अटल हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि हो जाएगा। आदि का विलोम शब्द होता है अनादि। आगत का विलोम शब्द हो जाएगा अनागत। ठीक है। नेत्री शब्द को पुल्लिंग बनाना है। देखिए नेत्री का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, नेता हो जाएगा। वह घर से बाहर आया, इस वाक्य में वाक्य से कौन सा कारक है, देखिए अपादान है, क्योंकि वो बाहर से मतलब घर से निकल रहा है। यानी जो चीज़ को बिलगाव होता है वहाँ पर अपदान, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या हो जाएगा, अपदान हो जाएगा। यानी एक दूसरे मतलब एक से एक अलगाव हो रहा है, ठीक है ना, उसे अपदान कारक कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक स्वीकृति बोधक शब्द कौन सा होता है, देखिए निपात बतावे। देखिए स्वीकृति बोधक निपात बताना है। देखिए हाँ, जी हाँ, ये सब क्या हो जाएगा, स्वीकृति बोधक निपात कहलाता है। आँख के प्रवाची बताना है। आँख का देखिए क्या होता है, प्रवाची नयन होता है, दीर्घ होता है, लोचन होता है, चक्षु होता है, नेत्र होता है, अक्षी होता है, सब आँख का प्रवाची होता है। अन्वेषण का प्रवाची क्या होगा, अनुसंधान हो जाएगा, खोज हो जाएगा, जांच होगा, छानबीन होगा, पूछताछ होगा, शोध होगा, ये सब अन्वेषण का प्रवाची है। अभिमान का प्रवाची होगा अस्मिता, अहम, गर्व, घमंड, दर्प, मिथ्याभिमान, ये सब अभिमान का प्रवाची होगा। ईश्वर का प्रवाची होगा समृद्धि, विभूति। ठीक है। औरत का प्रवाची होगा स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली। अग्रज का विलोम होगा अनुज। अल्पायु का विलोम होगा दीर्घायु। उसके बाद यहाँ पर है अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति। अल्पज्ञ का विलोम होगा बहुज्ञ। अंत का विलोम होगा आदि। जो खाया न जा सके उसके लिए शब्द होगा अखाद्य होगा। जिसका जन्म पहले हुआ उसके लिए शब्द होगा अग्रज होगा। आगे का विचार करने वाले इसके लिए एक शब्द होगा अग्र सोची। आंसू पी जाना, मुहावरे का अर्थ होगा दुख को छिपा लेना। आंखें टेढ़ी होना, इच्छा पूरी होना, इसका मतलब मुहावरे का होगा इच्छा पूरी होना। आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे अभी 47 पेज है। मैं इसे दूसरे पार्ट में आप लोग को मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 18 मैं पेज करा चुका हूँ, 47 पेज है। मैं पार्ट 2 जो वीडियो लेने वाला कल जो लेकर आऊँगा उसमें टोटल मैं वीडियो बताऊँगा, जितने भी प्रश्न हैं उस वीडियो में समाहित कर दूँगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग पेशेंस, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग भदा मत कीजिए। आप लोगों के लिए मैं जब इतना जीव जान से लगा हूँ तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग पेशेंस